नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। फरीदाबाद मेट्रो में आपका स्वागत है। आपको दिखाते हैं स्मार्ट सिटी फरीदाबाद की हर तमाम बड़ी और आपसे सरोकार रखने वाली खबर। तो शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने शनिवार को फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में स्थापित वन स्टॉप सेंटर का औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर प्रोटेक्शन ऑफिसर और सेंटर की इंचार्ज मीनू यादव के अलावा पुलिस अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। इंडिया न्यूज से बातचीत करते हुए चेयरपर्सन महिला आयोग ने कहा कि निरीक्षण के दौरान जहां तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त पाई गई हैं, पीड़ित महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर एक वरदान है, जहां एक ही छत के नीचे पीड़ित महिलाओं को तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने आज फरीदाबाद के बीके हॉस्पिटल में वन स्टॉप सेंटर का जो आकर निरीक्षण किया है। आइए जानते हैं निरीक्षण में क्या पाया, क्या कमियां पाई और क्या नहीं पाई और कैसा लगा उनको वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण करके। रेणु जी, आपका स्वागत है। शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे, वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण किया है, क्या उद्देश्य था आपका? देखिए सुधीर जी, वन स्टॉप सेंटर्स जो हैं ये केंद्र सरकार की स्कीम के तहत हैं। जब भी कभी इस तरह से बेटियां कोई घर से चली जाती थी, कोई भगा के ले जाता था, शादी का झांसा देकर छोड़ जाता था, या कोई इस तरह के जो है क्रिमिनल उनके साथ एक्टिविटी हो जाती थी, तो पुलिस उनको रात भर रख नहीं पाती थी। तो बहुत इस बारे में सोचा गया कि उन बेटियों को कैसे सुरक्षित रखें। उस सोच के साथ वन स्टॉप सेंटर पूरे हिंदुस्तान में बनाए गए और हरियाणा में भी 23 वन स्टॉप सेंटर है पूरे हर डिस्ट्रिक्ट वाइज। उसी के तहत फरीदाबाद का ये वन स्टॉप सेंटर, जिसकी इंचार्ज मीनू यादव है, और मैं आपके चैनल्स के माध्यम से बधाई दूंगी मीनू को कि बहुत नीट एंड क्लीन, सभी पूरा स्टाफ वैक्सीनेटेड, समय समय पर यहाँ पर वो क्लीनिंग करना, मुझे पता लगा कि पूरा इसको साफ किया जाता है कोरोना को ध्यान में रखते हुए, और हर तरह की सुरक्षा का ध्यान यहाँ रखा गया। पुलिस की जहाँ जब जैसे ज़रूरत हो उसको भी ये ऑर्गेनाइज करती हैं, और जो बेटी जब तक अपने सही हाथों में नहीं सौंपी गई अपने परिवार को, पिता को, पति को, जो भी उनको कंसर्न लेने आता है, तब तक ये उसका पूरा ध्यान रखती है। किस तरह की फैसिलिटीज यहाँ पर जो दी जाती है पीड़ित महिलाओं को, और बात करें कि विभिन्न हिस्सों से पीड़ित महिलाएं वन स्टॉप सेंटर में लाई जाती हैं, वो कौन कौन सी कैटेगरी है? देखिए, एज अ मेंबर भी मैं मीनू के साथ जुड़ी रही वन स्टॉप सेंटर में, और मैं आती रही, तो समय समय पर हमारे पास भिन्न भिन्न राज्यों से बेटियां आती थी। कोई झांसा देकर छोड़ गया, या कोई यहाँ पर काम करने आई है किसी दूसरे अन्य राज्य से, झारखंड से, बिहार से, बंगाल से, ऐसी बहुत सारी लड़कियाँ आती थी। तो जब वो लड़कियों की शिकायत हमारे पास आती थी, फिर हम उनको वन स्टॉप सेंटर ले आते थे और उनके परिवार को सूचित करते थे। यहाँ पर उनको हर तरह की सुविधा है, खाने पीने की, रहने की। मैं चाहूँगी कि मीडिया पूरा दिखाए इस वन स्टॉप सेंटर को। आप ये देखिए, हमारे घर में भी कहीं पर कचरा हो सकता है, धूल मिट्टी हो सकती है, जाले हो सकते हैं, परंतु मीनू की निगरानी में ये वन स्टॉप सेंटर बहुत नीट एंड क्लीन है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा एक सवाल ये था कि किस तरह की हिंसाओं से पीड़ित जो है महिलाएं यहाँ पर आती हैं, जैसे कि कहा जाता है कि बलात्कार से पीड़ित है, घरेलू हिंसा से पीड़ित है, वगैरह वगैरह। हाँ, अभी थोड़ी ही देर पहले झारखंड की कोई बेटी यहाँ पर थी, 2 दिन से उसको उसके परिवार के हाथों सौंपा गया। इसी तरीके से पहले एक बार एक बच्ची को भगा के लाया गया था, और वो प्रेग्नेंट भी थी, उसका इलाज हुआ और फिर उसको परिवार में सौंपा गया। ये 2-3 साल पहले की बात है, 2 साल पहले की। तो इस तरह से समय समय पर अलग अलग तरह की लड़कियां आती हैं। एक केस मैंने डील किया था जिसमें एक डोमेस्टिक वर्कर थी, झारखंड या दूसरे किसी राज्य की वो लड़की थी, जो यहाँ पर किसी के घर कार्य करती थी, और उसके जिनके घर वो काम करती थी वो उसके साथ रोज़ फिजिकल मिसयूज़ करते थे। तो किसी तरीके उस लड़की ने बाहर निकलकर अपने दूसरे एरिया की काम वालियों को बताया और हम तक ये बात पहुंची। उस लड़की को भी हम यहाँ लाए थे, 2-3 दिन रखा था और फिर उनके परिवार को सौंपा। तो अलग अलग तरह के अपराध कोई लड़कियों के साथ कर लेते हैं, उन गुनहगारों को सज़ा दिलाना, पकड़ना और फिर उस लड़की को सुरक्षित पहुंचाना, तब तक जब तक वो अपने घर नहीं गई, यहाँ पर पूरी तरह से उसका ध्यान रखना।
थैंक यू वेरी मच रेणु जी। ये थी रेणु भाटिया, महिला आयोग की चेयरपर्सन, जिनका कहना था कि उन्होंने निरीक्षण किया और हर तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर दुरुस्त और चुस्त पाई गई, जिसको लेकर उन्होंने जो है यहाँ मीनू यादव, जो कि इस सेंटर की इंचार्ज हैं, उन्हें बधाई भी दी और उन्हें शाबाशी भी दी। कैमरामैन मंजीत के साथ सुधीर शर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा, फरीदाबाद। फरीदाबाद के सेक्टर 12 डीसी कार्यालय में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत दस्तावेज के रूप में किसानों को पहली बार मेरी पॉलिसी मेरे हाथ पॉलिसी दी गई। इस कार्यक्रम में कुछ किसानों को सांकेतिक रूप से फसल बीमा पॉलिसी का वितरण किया गया, साथ ही कुछ किसानों को सम्मानित भी किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में किसानों को खेती में ड्रोन के इस्तेमाल के बारे में भी बताया गया। वही कार्यक्रम में विधायक राजेश नागर, जिला उपायुक्त जितेंद्र यादव भी मौके पर मौजूद रहे। एक हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, किसानों को सिक्योर करने के लिए, सेव करने के लिए पॉलिसी बनाई है और उसी के तहत हमारे जितने भी यहाँ पर किसान हैं वो अपनी पॉलिसी करा सकते हैं। उसमें 75% केंद्र सरकार और राज्य सरकार देगी, 25% प्रीमियम हमारे किसान भाई देंगे। हमारा ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, मतलब किसान को ही हमने उसके हाथ में पॉलिसी दे दी है, उसको राइट दे दिया है कि जैसे आज मैं सबसे पहले विधायक जी का धन्यवाद करूंगा कि इस कार्यक्रम में आए। हमारे कृषि मंत्री जेपी दलाल जी, एसीएस मैडम सुमिता मिश्रा जी ने ज्वाइन किया चंडीगढ़ से। तो किसान को स्वावलंबन कैसे बने, उसकी आय कैसे बढ़े, यही प्रयास है। 21 फरवरी को ही यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंची फरीदाबाद की लड़की स्मृति ने इंडिया न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि पिछले 2 दिन से उन्हें वहां खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है, केवल पानी में काफी मसाला डालकर पी रहे हैं। जैसे ही सायरन बजता है उन्हें बंकर में भेज दिया जाता है। बातचीत के दौरान स्मृति ने और क्या कुछ कहा, देखें। रूस और यूक्रेन के बीच में हो रहे हमले के बीच में कहीं ना कहीं जो भारतीय बच्चे हैं वो अभी भी वहाँ फंसे हुए हैं। भारत सरकार कोशिश लगातार कर रही है कि उन बच्चों को बाहर निकाला जाए, लेकिन कई ऐसे बच्चे हैं जो अभी जल्दी ही 1 हफ्ते पहले ही गए थे, लेकिन अभी भी वो कीव में फंसे हुए हैं। हमारे साथ एक परिवार है, उनकी एक बिटिया है जो 21 तारीख को ही मजबूरी में उसे इसलिए जाना पड़ा क्योंकि वहाँ एडमिशन उसका होना था, इसीलिए फिजिकल वेरिफिकेशन होनी थी। और इसी बीच वहाँ अब आक्रमण यूक्रेन पर रूस की तरफ से हमला कर दिया गया है। हमारे साथ में वो परिवार भी है और उस बच्ची से भी हम बात कराएंगे, सीधे यूक्रेन से हमारे साथ में जुड़ी हुई है। पहले उसी से बात कर लेते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? स्मृति भाटिया। स्मृति, आप कब गए थे यूक्रेन? कब गए थे यूक्रेन, कब गए थे? मैं 21 को। तो आपको पता नहीं था कि वहाँ थोड़ा सा मामला दूसरी तरह का हो रहा है, आपस में जंग हो सकती है, हमला हो सकता है, क्योंकि 21 तारीख से पहले से ही ये चल रही थी चीज़ें? सर पता था, पर तब तक यहाँ नॉर्मल था। हमारे यहाँ पर बात भी हुई थी और वो 28 को लास्ट डेट थी यहाँ पहुँचने की। अच्छा, इसलिए आना पड़ा। अच्छा, अब क्या हालात है बेटा वहाँ जहाँ तुम हो? क्या सर? अब कैसे हालात हैं जहाँ तुम हो वहाँ? सर अभी हम लोग तो ग्राउंड फ्लोर पर हैं। हमें मतलब सुबह सायरन बजा था और यहाँ पर मिसाइल वगैरह देखी थी हमने। और मतलब कल रात को काफी सारे यहाँ पे बॉम्ब वगैरह फायरिंग वगैरह हुई थी, तो काफी आवाजें आ रही थी। तो कल पूरी रात भी हम वही अंडरग्राउंड थे, बफर में थे। तो क्या तुम सो पाए हो या खाना खा पाए हो? नहीं, अभी तक तो नहीं। तो कितने टाइम से भूखे हो तुम? आज सुबह हमने खाया था, कॉफी ली थी और ब्रेड लिया था। बस केवल कॉफी मिली है तुम्हें? हाँ जी। बस केवल कॉफी पी है, केवल कुछ खाने को नहीं मिला? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, अभी तक तो नहीं। तो कोई अभी किसी ने आपसे संपर्क किया है यहाँ से निकालने के लिए? क्या सर? किसी ने तुम्हें अभी संपर्क किया है अभी कोई यहाँ से निकालने के लिए? तुम्हें कितने बच्चे हो तुम सब? सर मिलाकर यहाँ 300-400 तक तो होंगे। तो कोई अभी आपसे नहीं मिला है? किसी को कोई मैसेज तुम पे नहीं है यहाँ से निकलने का?
अभी तक तो नहीं। यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई संपर्क कर रहा है? नहीं सर, अभी नहीं। बिल्कुल, देखिए आप हालात समझ सकते हैं और उनके माँ बाप भी यहाँ हैं, उनसे बात करेंगे क्योंकि खाना नहीं खाया। और ऐसे में जो बताया जा रहा है उनकी जो मदर है स्मृति की, वो भी खाना नहीं खा रही हैं। उनसे बात करते हैं। बात हो रही है लगातार बिटिया से, क्या कहेंगी? कुछ कहीं सरकार जैसे कोशिश कर रही है तो उम्मीद लग रही है आपको? सर, मुझे अपनी इंडियन एम्बेसी पे पूरा भरोसा है कि वो हमारे बच्चों को निकाल लेंगे, बट द मेन थिंग इज़ कि कब। अब जो बॉर्डर लाइन एरियाज़ हैं वो तो कोशिश कर रहे हैं उनको निकालने की, चाहे कम बच्चे आए चाहे ज़्यादा आए, वहाँ तक पहुँच रहे हैं। बट मेरी बेटी स्मृति जो कीव में है, और वो अभी जस्ट उसने 18 ईयर्स कंप्लीट किए हैं, वो सबसे छोटी है अपने ग्रुप में। वहाँ 400 तक स्टूडेंट्स हैं कीव के अंदर जो इसके साथ के हैं, और कल रात से इनके पास खाना वगैरह सब ख़त्म हो चुका है। कॉफ़ी पी रहे हैं, पानी में डाल डाल के कॉफ़ी पी रहे हैं, क्योंकि दूध तक भी इनके पास अवेलेबल तो है नहीं। मन उदास है क्योंकि बेटी ने खाना नहीं खाया, आप भी नहीं खा रहे। आप सोच सकते हैं कि एक माँ जब बच्चा 2 दिन से भूखा है तो मैं वो निवाला कैसे अंदर करूँ। हस्बैंड को देना है, बिटिया मेरी एक और, मेरे गोल्ड मेडलिस्ट बच्चे हैं। मेरी ये बेटी नेशनल लेवल आर्चरी चैम्पियन है, इसके पास सारे गोल्ड मेडल हैं। सीमा त्रिखा दीदी ने इसको अपने हाथ से खेल रत्न अवार्ड दिया हुआ है। बड़ा सवाल इस बात को लेकर भी है कि आर्थिक स्थिति जिन परिवार की अच्छी नहीं है, उन्हें बच्चों को पढ़ाना यहाँ बड़ा बेहद मुश्किल है। आपको लगता है, उम्मीद है कब तक बिटिया वापस आ जाएगी? क्योंकि लगातार आप संपर्क भी कर रहे हैं एम्बेसी से। कल रात को भी मेरी बात हुई है कीव में जो इंडियन एम्बेसी है, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे ये बताया कि बच्चे जहाँ बंकर में हैं वहीं पर ही रहें, क्योंकि एम्बेसी में ही इस समय 300 बच्चे हैं बैठे हुए हैं फर्श पे, और उनके पास भी खाने पीने का कुछ नहीं है। वो बच्चे भी भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। देख रहे थे अभी बिटिया से जब बात कर रहे थे, उसने कुछ खाया नहीं है। कल से एक खाली कॉफ़ी पानी में मिलाकर पी है। कॉफ़ी के पाउच भी वो यहाँ से लेकर गई थी। हमने मतलब 10-12 कॉफ़ी के पाउच छोटे छोटे दिए थे, वही वो पानी में डाल के पी रही है ताकि वो सर्वाइव कर सके वहाँ पे। ये सरकार से बहुत काफ़ी उम्मीदें हैं भारत सरकार से, और ऐसे में भारत सरकार की तरफ से तमाम तरह के प्रयास भी किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है जिस तरह 18 से 20 हज़ार ऐसे बच्चे हैं वहाँ, जिन्हें वहाँ से भारत वापस लेकर आना है। ऐसे में सरकारें लगी हुई हैं कहीं, लेकिन कहीं ना कहीं भी परिवार की चिंताएं इस बात को लेकर हैं कि अभी बच्चे कई जगह बंकर में रह रहे हैं और उन्हें खाना पीना भी नसीब नहीं हो रहा है। ये सबसे बड़े मुश्किल हालात हैं, और ऐसे में परिवारों की भी उम्मीद ये है कि जल्द से जल्द बच्चे वापस वतन वापसी करेंगे। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। तिरसला के गांव नरियाला और गिव हरियापुरा के 2 युवक यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जो कि यहां से पढ़ाई करने के लिए गए हुए हैं। हीरापुर निवासी छात्र पवन ने यूक्रेन से वीडियो वायरल कर भारत सरकार से गुहार लगाई और कहा और यहां पर रहने लायक माहौल नहीं है, इसलिए उनकी मदद की जाए और जल्द से जल्द उनको यहां से निकाला जाए। उधर दोनों युवकों के परिजन बच्चों को लेकर काफी परेशान हैं। वहाँ का माहौल बहुत ख़तरनाक है और बहुत ही दयनीय हालत है, और हम सरकार से चाहते हैं कि हमारे बच्चे को जल्दी से जल्दी वहाँ से निकाला जाए और सुरक्षित निकाला जाए। बातचीत तो है रही है, पर वहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब है, और लड़का ये कह रहा है कि जल्दी से जल्दी हमको यहाँ बुलाया जाए। सरकार से मेरी अपील है कि मेरे बच्चों को, जो जितने बच्चे हैं वहाँ, मतलब 30-35 रहे हैं, कुछ तो आ गए हैं और कुछ रह रहे हैं वहाँ, तो उन्हें जल्दी जल्दी वहाँ बुलाया जाए। माहौल बहुत ज़्यादा। फरीदाबाद सेक्टर 45 सूरजकुंड की झुग्गी से शुक्रवार को गायब हुए 2 बच्चों को पुलिस की सतर्कता के चलते सकुशल बरामद करने में सफलता मिली है। दरअसल 25 फरवरी को दोपहर 2 बच्चे गायब हो गए थे, जिनकी उम्र लगभग 3 साल और 6 साल बताई गई। वहीं पुलिस ने इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया और 24 घंटे बाद ही पुलिस ने दोनों बच्चों को बरामद किया और आरोपित महिला को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पीड़ित के पड़ोस में रहने वाली 57 वर्षीय महिला ही बच्चों को अपने साथ ले गई थी। ऐसे राजकुमार, पुलिस चौकी सेक्टर 46, थाना सूरजकुंड। दिनांक 25 तारीख को हमें रात को सूचना मिली 12 बजे आसपास कि एक लड़की 2 बच्चे चले गए। एक लड़का राजा जिसकी उम्र 6 साल है, लड़की प्रिया रानी जिसकी उम्र 3.5 साल है। जो इन 4 सब दिशा में तुरंत हमने मुकदमा दर्ज करके उसको पता करा कि लेडी उनके पड़ोस में रहने 57 साल की राजकुमार नाम है जिसका, वो बच्चों लेके चली गई। हमने उसके घर आस पर पता करा है, वो लेडी में नहीं मिली। जो हमारा शक और पुख्ता हो गया, जो तलाश करने पर पता चला कि उसकी एक लड़की यहाँ। फरीदाबाद में महिला की अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल और बलात्कार करने के मामले में पुलिस ने एक म्यूजिक टीचर को गिरफ्तार किया है।
पुलिस की माने तो म्यूजिक टीचर महिला के घर पर जाकर उसे म्यूजिक सिखाता था। इस दौरान घर पर महिला का पति नहीं होता था। म्यूजिक सिखाने के बीच ही महिला के साथ म्यूजिक टीचर ने नजदीकी बढ़ाकर उसकी अश्लील वीडियो और फोटो ले लिए। अश्लील वीडियो बनाकर महिला को ब्लैकमेल कर म्यूजिक टीचर ने रेप किया। इतना ही नहीं, म्यूजिक टीचर ने महिला की वीडियो और फोटो अपने दोस्तों में भी भेज दी। जी, हमने मुकदमा नंबर 39 में एक आरोपी जिसका नाम सुभाष है, जिसको फरीदाबाद से कल हमने अरेस्ट किया है। ये 22/2 का मुकदमा था और ये मुकदमा था कि एक पीड़िता हमारे पास आई है जिसकी 40 साल की उम्र थी। वो काफ़ी दिनों से इस आरोपी से परेशान थी क्योंकि वो उसके पास इस पीड़िता के बहुत ही न्यूड फोटो और कुछ अश्लील वीडियो थी जो कि इसने धमकी देकर ब्लैकमेल कर बना रखी थी। ये लड़का म्यूजिक टीचर का काम करता है और ये जब उस पीड़िता के घर पे जाता था तो उस टाइम उसके पति नहीं होते थे, वो काम पर होते थे और उसने फिर एक दिन ज़बरदस्ती से उसके साथ रिलेशन बनाए हैं और फिर उसका बिना उसके नॉलेज के वीडियो बनाया है। वीडियो बनाने के बाद वो उसको ब्लैकमेल करने लग गया कि तुम मेरे साथ इस तरह से करो, नहीं तो मैं ये सब तुम्हारे घर वालों के पास भेज दूंगा। जो इस आरोपी ने फिर यही किया। पीड़िता डरती रही और पीड़िता ने मतलब किसी की हेल्प लेने की भी सोचा, लेकिन वो सिर्फ इस डर से नहीं कर पाई क्योंकि उसके पास उसकी बहुत सारी वीडियो थी। फिर उसने उसकी फ्रेंड को, जो कि उड़ीसा में रहती हैं, 6 फ्रेंड, पिंकी नाम लेकर, पिंकी नाम का यूज़ करके और उसकी फ्रेंड के पास कि तुम्हारी फ्रेंड इस तरह के काम करती है और ये सारी वीडियो उसकी फ्रेंड के पास भेज दी। तो फरीदाबाद मेट्रो न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। नमस्कार।